क्या आपने कभी सोचा था कि जिस सुरीली आवाज ने हमें जिंदगी भर झूमने पर मजबूर किया, उसके अपने ही घर में कितनी भयानक खामोशी और कितने गहरे राज दफन थे। 250 करोड़ रुपए की वो अकूत दौलत जो पेडर रोड के बंद कमरों से लेकर दुबई और लंदन के महंगे रेस्टोरेंट्स तक फैली है, अब आशा ताई के जाने के बाद आखिर किसके हाथों में जाएगी? बर्मन की मौत के बाद घर के उस एक कमरे का दरवाजा हमेशा के लिए क्यों बंद कर दिया गया था, जिसके अंदर जाने से खुद आशा जी भी कांपती थीं, और अपनी ही सगी बेटी की उसी घर में खून से लथपथ लाश देखकर एक माँ के सीने में कैसा तूफान उठा होगा? ये सिर्फ कुछ सनसनीखेज सवाल नहीं है, बल्कि भारतीय सिनेमा की मेलोडी क्वीन आशा भोसले के जीवन के वो काले, अनकहे और दर्दनाक पन्ने हैं, जो उनके निधन के बाद अब पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा हो रहे हैं। ये खौफनाक और आंसुओं से भीगी कहानी शुरू होती है 12 अप्रैल 2026 की उस मनहूस शाम से, जब मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर अचानक ओबी वैन्स, पत्रकारों और कैमरों की भारी भीड़ जमा होने लगी थी। अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट के उस ठंडे और सफेद कमरे में एक ऐसी धड़कन जिंदगी और मौत के बीच अपना आखिरी संघर्ष कर रही थी, जिसने पूरे 8 दशकों तक हिंदुस्तान के करोड़ों दिलों पर राज किया था। 92 साल की उम्र, छाती में गहरा संक्रमण और सांस उखड़ने की भयानक तकलीफ के चलते उन्हें यहां लाया गया था। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद शरीर ने बगावत कर दी थी, और मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण शरीर के अंगों ने एक एक करके काम करना बंद कर दिया। जब उनके बेटे आनंद भोसले ने रुंधे गले से मीडिया के सामने आकर अपनी मां के निधन की खबर दी, तो मानो सरहदों के पार तक संगीत की दुनिया में एक डरावना सन्नाटा छा गया। 20 से ज्यादा भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गानों में गूंजने वाली वो आवाज, जिसे गिनीज बुक ने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की जाने वाली आवाज का दर्जा दिया था, हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। अगले दिन 13 अप्रैल 2026 की सुबह मुंबई के लोअर परेल स्थित उनके आलीशान निवास कासा ग्रैंड का नजारा किसी भी रुला देने वाली बॉलीवुड ट्रेजेडी फिल्म के आखिरी सीन से भी ज्यादा गमगीन था। सुबह 10 बजे से उनके अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर कासा ग्रैंड के टॉवर ए में रखा गया था, जहां बॉलीवुड और राजनीति के दिग्गजों का तांता लगा हुआ था। घर के बाहर एक सफेद रंग का वाहन खड़ा था, जिसे आशा ताई के सबसे पसंदीदा सफेद और पीले फूलों से इस कदर सजाया गया था कि वो किसी फूलों के रथ जैसा दिख रहा था। उस गाड़ी के सामने उनकी एक बहुत बड़ी तस्वीर लगाई गई थी, जिसमें वह अपनी लाल रंग की साड़ी पहने, माथे पर बड़ी सी बिंदी और अपनी आइकॉनिक पारंपरिक महाराष्ट्रियन नथ पहने हुए हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर उस वाहन में रखा गया, वहां मौजूद हर शख्स का दिल बैठ गया। लोअर परेल से दादर के शिवाजी पार्क तक का वो 5 किलोमीटर का सफर कोई आम सफर नहीं था। मुंबई की सड़कें खचाखच भरी थीं और लोग अपनी बालकनियों और छतों से अपनी आशा ताई की एक आखिरी झलक पाने के लिए बेताब थे। हवा में फूलों की महक के साथ एक भारी उदासी थी, जिसे चीरते हुए लोगों के नारे गूंज रहे थे कि आशा ताई अमर रहें। ये वही शिवाजी पार्क है जहां लता मंगेशकर को भी अंतिम विदाई दी गई थी, और उस दिन वह मैदान सिर्फ आंसुओं का गवाह बन रहा था। उनके पार्थिव शरीर को गर्वित तिरंगे में लपेटा गया, और मुंबई पुलिस ने अपने हथियार उल्टे करके गोलियां दागते हुए उन्हें शानदार बंदूकों की सलामी दी, जो उस राजकीय सम्मान का हिस्सा था जिसकी वो हकदार थीं। चिता को मुखाग्नि देने के लिए जब उनके इकलौते जीवित बेटे आनंद भोसले आगे बढ़े, तो उनके हाथ कांप रहे थे। इस पूरी भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जो पूरी तरह से टूट चुका था, उनकी लाडली पोती जनाई भोसले। जनाई, जो अपनी दादी को अपना सबसे करीबी दोस्त मानती थीं, उस दिन सुध-बुध खो बैठी थीं, और उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें इस कदर फूट फूट कर रोते देख तब्बू, विक्की कौशल और भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज भी उन्हें सांत्वना देते नजर आए। लेकिन इस राजकीय विदाई और इन आंसुओं के पीछे एक बहुत बड़ी और जटिल कहानी दबी हुई है, जिस पर अब पूरी दुनिया की नजर है। आशा भोसले अपने पीछे कोई छोटी मोटी वसीयत नहीं, बल्कि पूरे 200 से 250 करोड़ रुपए का एक ऐसा अकल्पनीय साम्राज्य छोड़ गई हैं, जिसे उन्होंने अपने दम पर और समाज की हर बंदिश को तोड़कर खड़ा किया था। इस विशाल विरासत की जड़ें मुंबई के पेडर रोड स्थित ऐतिहासिक प्रभु कुंज अपार्टमेंट से शुरू होती हैं, जहां सालों तक एक तरफ लता मंगेशकर और दूसरी तरफ आशा भोसले रहा करती थीं। पेडर रोड जैसी प्रीमियम लोकेशन पर उस हेरिटेज घर की कीमत ही आज 10 से 20 करोड़ रुपए के बीच आंकी जाती है। इसके अलावा लोअर परेल का कासा ग्रैंड और पुणे में स्थित उनके रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को मिला दिया जाए, तो उनका सिर्फ रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो ही 80 से 100 करोड़ रुपए के भारी भरकम आंकड़े को पार कर जाता है। कहानी सिर्फ मुंबई की इमारतों तक सीमित नहीं है, क्योंकि आशा भोसले सिर्फ एक गायिका नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक और चतुर बिजनेस वुमन भी थी। उन्होंने अपना पैसा सिर्फ शेयर बाजार में नहीं डुबोया, बल्कि अपनी खाना पकाने की कला को भुनाया। साल 2002 में उन्होंने दुबई की चकाचौंध भरी जमीन पर आशाज
नाम से एक हाई एंड फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट चेन की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने बाकायदा 20% की बड़ी इक्विटी हिस्सेदारी ली थी। उनका यह ब्रांड आज दुबई, अबू धाबी, बहरीन, कुवैत से लेकर ब्रिटेन के मैनचेस्टर और बर्मिंघम तक फैल चुका है, जिसकी कुल 14 वैश्विक शाखाएं हैं। एक अनुमान के मुताबिक उनके पार्टनर्स ने इस ब्रांड को खड़ा करने में लगभग $30 मिलियन यानी करीब 271 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस विशाल 250 करोड़ के साम्राज्य, इन अंतर्राष्ट्रीय रेस्टोरेंट्स और इन महंगी संपत्तियों का असली वारिस कौन होगा। अंदर की खबर और कानूनी ढांचे इशारा करते हैं कि इस पूरी एस्टेट और विरासत की कमान अब पूरी तरह से उनके सबसे छोटे और इकलौते जीवित बेटे आनंद भोसले के मजबूत कंधों पर आ गई है। आनंद सालों से अपनी मां के साये की तरह उनके हर प्रोफेशनल काम और बिजनेस डील्स को संभाल रहे थे, लेकिन इस उत्तराधिकार के खेल में उनकी पोती जनाई भोसले की भूमिका भी बेहद अहम है। रिपोर्ट्स के अनुसार दुबई और ब्रिटेन में फैले आशाजन रेस्टोरेंट्स और उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभालने की पूरी जिम्मेदारी अब आनंद की बेटी जनाई के हाथों में दी जाएगी। जनाई खुद द प्राइड ऑफ भारत फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं और आशा ताई ने अपना आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट भी इसी लाडली पोती को समर्पित किया था। यह दौलत और संपत्ति बाहर से देखने में जितनी हसीन लगती है, इसके पीछे का पारिवारिक इतिहास उतना ही डरावना और खून के आंसुओं से लिखा गया है। आशा भोसले की निजी जिंदगी किसी रोंगटे खड़े कर देने वाली ट्रेजेडी फिल्म से कम नहीं रही। 1949 में जब वो महज 16 साल की नासमझ लड़की थीं, तब उन्होंने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर गणपतराव भोसले के साथ भागकर शादी कर ली थी। मंगेशकर परिवार में दरार पैदा करने वाला वो फैसला एक भयानक दुःस्वप्न साबित हुआ, क्योंकि उनका रिश्ता दुर्व्यवहार से भरा रहा। आखिरकार 1960 में वो अपने 3 छोटे बच्चों हेमंत, वर्षा और आनंद को लेकर उस घर से हमेशा के लिए बाहर निकल आईं। ये भी एक अजीब संयोग है कि गणपतराव की दूसरी शादी और फिर उनकी मृत्यु के बाद उनके बंगले को लेकर एक लंबा कोर्ट केस चला, जिसमें अदालत ने संपत्ति के पूरे 8 हिस्से कर दिए थे। शून्य से जिंदगी दोबारा शुरू करते हुए उन्होंने अपनी एक बेबाक और बोल्ड पहचान गढ़ी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण फिल्म कटी पतंग का वो गाना था, जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया था। उन्होंने बता दिया कि औरत की आवाज सिर्फ सहमी हुई नहीं, बल्कि बेखौफ और आग लगाने वाली भी हो सकती है। इसी रवैये के चलते उन्होंने 2009 में परफॉर्मर्स सिंडिकेट नाम की कंपनी बनाकर सरकार और म्यूजिक कंपनियों के खिलाफ गायकों की रॉयल्टी के लिए बहुत बड़ी जंग छेड़ दी थी, क्योंकि एक दौर ऐसा भी था जब उन्हें सुपरहिट गानों के लिए भी बमुश्किल 1500 से 2000 रुपए मिलते थे। संगीत के इस लंबे सफर में जब R.G. बर्मन उनके जीवन में आए, तो लगा जैसे बरसों के संघर्ष के बाद उन्हें वो प्यार मिल गया जिसकी वो हकदार थीं। लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था और 1994 में पंचम दा भी उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। पंचम दा की मौत का सदमा इतना गहरा और डरावना था कि उन्होंने घर के उस बेडरूम का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया, जिसमें पंचम दा ने अपनी आखिरी सांस ली थी। वो उस इंसान को मरा हुआ नहीं देखना चाहती थी और यही अमर प्रेम उनके हर दर्द भरे गाने में झलकता था। अगर आपको लगता है कि R.D. बर्मन का जाना सबसे बड़ा दुख था, तो कहानी का सबसे काला सच अभी बाकी है। अपनी ही आंखों के सामने अपनी जवान औलाद की अर्थी उठते देखने का नर्क आशा भोसले को एक नहीं बल्कि 2 बार देखना पड़ा। सबसे डरावना वाकया साल 2012 में हुआ, जब उनकी इकलौती बेटी और प्रतिभाशाली पत्रकार वर्षा भोसले ने अचानक गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वर्षा लंबे समय से डिप्रेशन में थी, लेकिन इस खौफनाक घटना का सबसे बड़ा रहस्य वो हथियार था। पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि वर्षा ने खुद को उड़ाने के लिए जिस पिस्तौल का इस्तेमाल किया था, वह आशा ताई के छोटे बेटे आनंद भोसले के नाम पर रजिस्टर्ड थी। दर्दनाक बात यह थी कि आशा ताई ने उस हथियार के घर से गायब होने की रिपोर्ट पहले ही पुलिस में दर्ज करा दी थी। अपनी ही बेटी को उसी घर में खून से लथपथ देखकर एक मां के दिल के कितने टुकड़े हुए होंगे, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। इस सदमे से वह उबरी भी नहीं थी कि 2015 में कैंसर ने उनके बड़े बेटे हेमंत भोसले को तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया। अपने 3 में से 2 बच्चों को अपनी आंखों के सामने बेमौत मरते देखना, उनकी चिताओं को जलते देखना और फिर भी अगले दिन स्टेज पर मुस्कुराते हुए दुनिया के लिए गाना, ये वो फौलादी मानसिक शक्ति थी जो सिर्फ आशा भोसले के पास थी। आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो सिर्फ 250 करोड़ का बैंक बैलेंस या दुबई के आलीशान रेस्टोरेंट्स छोड़कर नहीं गई हैं। वो एक ऐसा सब कर छोड़ गई हैं कि मौत चाहे आपके दरवाजे पर बार बार दस्तक दे, आपको उठना है, अपने आंसू पोंछना है और अपना गाना जारी रखना है।
शिवाजी पार्क की उस राख से आज भी उनकी वो खनकती हुई आवाज हवाओं में गूंजती सुनाई देती है। आनंद भोसले और जनाई भले ही आज उनके करोड़ों के बैंक अकाउंट्स और संपत्तियों के कानूनी वारिस बन गए हों, लेकिन उनकी उस जादुई दर्द भरी आवाज की असली वारिस यह पूरी दुनिया है। आशाताई अब कभी वापस नहीं लौटेंगी, लेकिन उनका यह विशाल साम्राज्य और उनके जख्मों से जन्मा उनका वो संगीत इस कायनात में हमेशा के लिए अमर रहेगा।